हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम सिविक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। कभी सोचा है आपने कि समाज में बड़े बड़े बदलाव आते कैसे हैं? ये बदलाव आते हैं आंदोलन से, यानी मूवमेंट से। आज हम इसी कलेक्टिव वॉइस यानी सामूहिक आवाज की ताकत को समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक मूवमेंट होता क्या है। फिर हम जानेंगे कि प्रोटेस्ट करना यानी विरोध करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट यानी लोकतांत्रिक अधिकार कैसे है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और फिर हम इंडिया के दो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे, द ट्राइबल मूवमेंट एंड द फार्मर्स मूवमेंट। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि ये मूवमेंट्स हमारी डेमोक्रेसी के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। What is a movement? आखिर एक आंदोलन होता क्या है? एक अकेले इंसान की आवाज और हजारों लोगों की आवाज में क्या फर्क है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा रोजमर्रा का एग्जाम्पल लेते हैं। याद कीजिए बचपन में जब आपको अपने पेरेंट्स से कोई चीज चाहिए होती थी, मान लीजिए एक नई साइकिल या रिमोट कंट्रोल वाली कार, आप एक बार कहते थे, हो सकता है वो मना कर दें। देखिए, जब एक अकेला व्यक्ति कुछ मांगता है तो वो एक रिक्वेस्ट होती है, एक विनती, जिसे मना करना आसान होता है। लेकिन जब आप बार बार कहते हैं, इंसिस्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट एक डिमांड यानी एक मांग बन जाती है। अब जरा सोचिए, जब एक ही मांग हजारों या लाखों लोग एक साथ मिलकर करते हैं, तब क्या होता है? तब वो एक मूवमेंट बन जाता है। तो मूवमेंट या आंदोलन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक कलेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्शन। कलेक्टिव मतलब सामूहिक, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हों, और ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित, यानी एक डिसिप्लिन्ड और प्लान्ड तरीके से किया गया एक्शन। ये एक्शन लोग इसलिए करते हैं ताकि वो अपना कोई स्पेसिफिक सोशल या पॉलिटिकल गोल हासिल कर सकें। जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज अकेले नहीं सुनी जा रही, तब वो इकट्ठे होकर अपनी बात रखते हैं, और इसी को हम मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इस तरह से लोगों का इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करना या विरोध प्रदर्शन करना लीगल है? क्या इसकी इजाज़त है? तो इसका जवाब है हाँ। एक डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में ये बिल्कुल अलाउड है। इनफैक्ट ये हमारा एक अधिकार है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हम सभी सिटीजन्स को राइट टू प्रोटेस्ट देता है। ये एक फंडामेंटल टूल है, एक बहुत ही ज़रूरी औजार है, जिससे आम नागरिक सरकार के फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं, उससे अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही मांग सकते हैं, और गवर्नेंस में यानी शासन में हिस्सा ले सकते हैं। ये हमें आर्टिकल 19 के अंडर मिलता है एज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड द राइट टू असेंबल पीसफुली। जरा सोचिए, अगर ये राइट टू प्रोटेस्ट ना होता तो क्या होता? सरकार कोई भी फैसला लेती बिना पब्लिक से पूछे। अगर लोगों को कोई पॉलिसी पसंद नहीं आ रही तो उनके पास उसे चैलेंज करने का कोई रास्ता ही नहीं होता। लेकिन इस राइट की वजह से कलेक्टिव वॉइसेस यानी सामूहिक आवाजों को सुनना ही पड़ता है। आम नागरिक पॉलिसी मेकिंग को यानी नीति निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं। इससे सरकार की शक्तियों पर एक चेक, एक नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, तो हमें यह समझ आ गया कि आंदोलन क्या है और प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी हमारे पास है। लेकिन क्या हर प्रोटेस्ट एक सक्सेसफुल मूवमेंट बन पाता है? नहीं, सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने से बदलाव नहीं आता। एक मूवमेंट को इफेक्टिव यानी प्रभावी बनाने के लिए कुछ खास इंग्रेडिएंट्स, कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है। एक सक्सेसफुल मूवमेंट के 4 पिलर्स यानी 4 स्तंभ होते हैं। पहला, कलेक्टिव एक्शन एंड पब्लिक सपोर्ट, यानी उसमें बहुत सारे लोगों का शामिल होना जरूरी है। जितना ज्यादा पब्लिक सपोर्ट होगा उतना ही मूवमेंट पावरफुल होगा। दूसरा, अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, लोगों को साफ साफ पता होना चाहिए कि वो लड़ किस लिए रहे हैं, उनका मकसद क्या है। एक साफ निशाना होना बहुत जरूरी है। तीसरा, स्ट्रांग लीडरशिप, एक अच्छा लीडर चाहिए जो मूवमेंट को सही दिशा दे, स्ट्रेटजीज बनाए और डिसिप्लिन मेंटेन करे। बिना लीडर के भीड़ अनियंत्रित हो सकती है। और चौथा, ऑर्गेनाइजेशन, हर बड़े मूवमेंट के पीछे एक मजबूत संगठन होता है, जैसे कोई यूनियन या एसोसिएशन जो सारी प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स देखता है। चलिए, अब इन 4 पिलर्स को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन की, द ट्राइबल मूवमेंट। ये प्री इंडिपेंडेंस इंडिया यानी आज़ादी से पहले के भारत में हुआ था। और यह सिर्फ किसी मांग के लिए प्रोटेस्ट नहीं था। ये आदिवासी समुदायों के लिए अपने अस्तित्व, अपनी लाइवलीहुड यानी रोजी रोटी को बचाने की लड़ाई थी। तुम इस मूवमेंट में शामिल कौन था?
इसमें छोटा नागपुर एरिया के कोलम, ओडिशा के गोंड, महाराष्ट्र के कोली, भील और रमोशी से लेकर बिहार के संथल और मुंडा जैसे कई आदिवासी समुदाय शामिल थे। उनकी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उन्हीं के जंगलों में जाने से रोक दिया था। अब सोचिए, उन आदिवासी भाइयों के लिए तो जंगल ही उनका सब कुछ था। उनका घर, उनका खाना, उनकी पूरी जिंदगी उसी पर निर्भर थी। तो उनकी डिमांड बहुत साफ थी। उन्हें जंगल में खेती करने का और जंगल के रिसोर्सेज को अपनी रोजी रोटी के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार वापस चाहिए था। अब एक दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो आज़ादी से पहले भी था और आज भी रेलेवेंट है, द फार्मर्स मूवमेंट यानी किसान आंदोलन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और स्टूडेंट्स तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। ये जो किसान आंदोलन है, इसकी इंस्पिरेशन महात्मा ज्योतिराव फुले और महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं के विचारों से मिली। शुरुआत में आज़ादी से पहले ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ था, खासकर उनके ओप्रेसिव रेवेन्यू कलेक्शन यानी अत्याचारी लगान वसूली के तरीकों के खिलाफ। आज़ादी के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिससे खेती की पैदावार तो बढ़ी लेकिन उसका फायदा सभी किसानों तक नहीं पहुंचा। इससे छोटे और गरीब किसानों में असंतोष बढ़ गया और उनकी मांगें भी बदल गईं। इस दौरान शेतकरी संगठना और भारतीय किसान यूनियन जैसे कई मजबूत संगठन भी बने। तो आज़ादी के बाद इन किसान आंदोलनों की मुख्य मांगें क्या थीं? सबसे पहली और ज़रूरी मांग थी कि उनकी फसल का, उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का उन्हें एप्रोप्रिएट प्राइस यानी उचित दाम मिले। दूसरी मांग थी रिलीफ फ्रॉम डेट यानी कर्ज माफ़ी। और तीसरी मांग थी कि सरकार खेती के लिए एक नेशनल पॉलिसी, एक राष्ट्रीय नीति बनाए जो सभी किसानों के हित में हो। ये मांगे इकोनॉमिक जस्टिस यानी आर्थिक न्याय के लिए थीं। तो हमने मूवमेंट्स के बारे में जाना, उनके जरूरी तत्वों को समझा और 2 ऐतिहासिक एग्जाम्पल्स भी देखे। पर इन सबका मतलब क्या है? ये मूवमेंट्स हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्यों मैटर करते हैं? इसका जवाब एक लाइन में है, एक कलेक्टिव वॉइस यानी एक सामूहिक आवाज देश की पॉलिसी बदल सकती है, अन्याय को चुनौती दे सकती है और देश का भविष्य तय कर सकती है। मूवमेंट्स एक जिंदा, एक लिविंग डेमोक्रेसी का इंजन होते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ हर 5 साल में वोट डालना नहीं होता, बल्कि शासन में लगातार भाग लेना होता है, और मूवमेंट्स इसका सबसे बड़ा जरिया है। तो इस लेक्चर से हमें क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी हैं? पहली बात, मूवमेंट्स समाज के अलग अलग ग्रुप्स को आवाज देते हैं। दूसरी, ये हमारी डेमोक्रेसी को और ज्यादा इंक्लूसिव यानी समावेशी और रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व मूलक बनाते हैं। तीसरी, ये शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी मुद्दों को सरकार तक पहुंचाते हैं। और आखिरी, ये साबित करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आम नागरिकों का पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। तो ये लेक्चर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। मूवमेंट्स सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं हैं, वो आज भी हमारे आसपास हो रहे हैं। आप सोचिए, आज के समय में ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसी कौन सी समस्या है जिसके लिए आपको लगता है कि आवाज उठाना, उसके लिए खड़े होना जरूरी है? इसी सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, सर्वाधिनी कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि देश में बड़े बड़े बदलाव यानी चेंजेस सिर्फ सरकार या नेताओं से आते हैं, लेकिन क्या हो अगर असली ताकत, द रियल पावर, आम लोगों के हाथ में हो? आज हम इंडिया की ऐसी ही 2 मूवमेंट्स की कहानी समझेंगे जहां आम लोगों ने एक साथ आकर न सिर्फ पुराने सिस्टम को चैलेंज किया बल्कि देश का फ्यूचर ही बदल कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी, ऑर्डिनरी पीपल, देश को कैसे बदलते हैं? ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है ना? जब देश में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं तो अकेले इंसान को लगता है कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन हमारी हिस्ट्री, खासकर इंडिया की हिस्ट्री, इसका एक बहुत ही पावरफुल जवाब देती है। वो दिखाती है कि जब लोग एक साथ आते हैं, उनकी परेशानियां और उनकी उम्मीदें मिलकर एक ऐसी लहर बनाती हैं जिसे कोई भी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन इग्नोर नहीं कर सकता। आज हम ऐसी ही 2 मूवमेंट्स के जरिए देखेंगे कि ये सब आखिर होता कैसे है। हमारी पहली कहानी है एक ऐसी लड़ाई की जो समाज के अस्तित्व के लिए थी। इट वॉज अ फाइट फॉर डिग्निटी। ये लड़ाई थी इंडिया में महिलाओं के सम्मान की। सदियों से विमेन वॉज सब्जेक्टेड टू मैनी इनजस्टिसेस।
यह सिर्फ इनइक्वालिटी या भेदभाव की बात नहीं थी। ये एक पूरा सिस्टम था जो उनसे उनका पढ़ने का हक, उनकी आज़ादी का हक और कुछ केसेस में तो जीने का हक भी छीन लेता था। सोच के देखिए कि उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी। उन पर अत्याचार उनके जन्म के साथ ही शुरू हो जाता था। उन्हें एजुकेशन से दूर रखा जाता था। पॉलिटिक्स में उनकी कोई आवाज़ नहीं थी। उनकी शादी बचपन में ही कर दी जाती थी, जिसे हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं। और अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती तो उसे दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी। उसकी पूरी दुनिया घर की चार दीवारी में सिमट कर रह जाती थी, जहां उसे सिर्फ घरेलू काम करना होता था, बिना किसी चॉइस के। और इन सब में सबसे भयानक प्रथा थी सती प्रथा। स्टूडेंट्स, इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इस प्रथा के अनुसार अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाती थी तो उस महिला को, उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती उसके पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ये सोच का सबसे क्रूर रूप था कि एक औरत की जिंदगी उसके पति के बिना बेकार है। यही वो एक्सट्रीम अत्याचार थे जिनके खिलाफ आखिरकार एक क्रांति शुरू हुई। जब अत्याचार इतना गहरा हो तब समाज में कुछ ऐसे लोग आगे आते हैं जो कहते हैं बस अब बहुत हुआ। उस समय समाज में एक नई जागरूकता आ रही थी और इसी जागरूकता से इंस्पायर होकर कुछ बहादुर लोगों ने आवाज उठानी शुरू की। ये कोई राजा महाराजा नहीं थे, ये लेखक थे, थिंकर्स थे, शिक्षक थे, सोशल रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारक। इन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया और बदलाव के लिए एक मूवमेंट खड़ी की। इस मूवमेंट को लीड किया कुछ बहुत ही करेजियस विजनरीज ने, जैसे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा जैसी भयानक प्रथा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए इंडिया का पहला स्कूल खोला। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह यानी विडो रीमैरिज के लिए काम किया। पंडिता रमाबाई ने भी महिलाओं की शिक्षा और उनके आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत काम किया। ये सब रिफॉर्मर्स एक ज़रूरी सच समझते थे कि अगर समाज को बदलना है तो उसकी सबसे गलत और गहरी परंपराओं को चैलेंज करना ही होगा। एग्जाम्स के लिए इन रिफॉर्मर्स के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल उठता है कि इस सालों लंबी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? व्हाट वाज द इम्पैक्ट? और इसका जवाब है रेवोल्यूशनरी, मतलब क्रांतिकारी बदलाव आए। जहां पहले विधवाओं को दूसरी शादी करने से रोका जाता था, अब विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। जहां महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब उन्हें राइट टू एजुकेशन मिला, उन्हें वोट देने का अधिकार मिला और घर से निकलकर किसी भी फील्ड में काम करने की आज़ादी मिली। ये सिर्फ कागज पर कानून बदलने जैसा नहीं था, ये समाज की सोच को बदलने जैसा था। और ये सब उस मूवमेंट के लगातार प्रेशर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। अब देखिए, लोगों के एक साथ आने का यानी कलेक्टिव एक्शन का यही प्रिंसिपल एक दूसरे एरिया में भी दिखता है। हमारी अगली कहानी सामाजिक सम्मान की लड़ाई से हटकर बाजार में इंसाफ की लड़ाई पर है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द कंज्यूमर मूवमेंट। ये कहानी है कि कैसे लाखों इंडियन कंज्यूमर्स ने मिलकर अपने साथ हो रहे एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाई। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ये स्लोगन तो आप सबने जरूर सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। इसका मतलब है वेक अप कंज्यूमर। ये लाइन पूरे देश में कंज्यूमर अवेयरनेस का एक नारा बन गई। आप इसे टीवी पर, रेडियो पर हर जगह सुनते थे। ये एक गवर्नमेंट कैंपेन था, लेकिन इसकी शुरुआत कंज्यूमर मूवमेंट के प्रेशर से ही हुई थी। इसका मकसद था आम आदमी को उस धोखाधड़ी के खिलाफ एम्पावर करना जो उसे रोज झेलनी पड़ती थी। और उस समय प्रॉब्लम्स बहुत आम थीं। सबसे बड़ी समस्या थी फूड अडल्टरेशन, यानी खाने पीने की चीज़ों में मिलावट। सोचिए, आप काली मिर्च खरीद रहे हैं और उसमें पपीते के बीज मिलाए गए हैं, या चावल में पत्थर। दुकानदार मनमाने दाम बढ़ा देते थे। नकली सामान यानी काउंटरफिट गुड्स हर जगह बिकते थे। ये सिर्फ छोटे मोटे घपले नहीं थे, ये एक तरह की चोरी थी और लोगों के हेल्थ के लिए भी एक सीधा खतरा था। ये सारी प्रॉब्लम्स तो सालों से चल रही थीं, लेकिन 1980s का जो दशक था, द डेकेड ऑफ द 1980s, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यही वो समय था जब कंज्यूमर मूवमेंट आपस में जुड़कर संगठित होकर एक बड़ी ताकत बनी। अब ये सिर्फ लोगों की अलग अलग शिकायतें नहीं रह गई थी, ये एक पूरी सोशल फोर्स बन चुकी थी जो बिजनेस से अकाउंटेबिलिटी मांग रही थी और गवर्नमेंट से असली प्रोटेक्शन की मांग कर रही थी। इस पूरे मूवमेंट का गोल बिल्कुल साफ था। मकसद था बाजार में पावर के बैलेंस को बदलना। पुराना जमाना था बायर बीवेयर का, यानी खरीदार खुद सावधान रहे, जिसमें कंज्यूमर बेचारा होता था। इस मूवमेंट का लक्ष्य था इस पुरानी सोच को खत्म करना और एक नया सिस्टम लाना जिसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल हो, जिसमें हर नागरिक को जानकारी और कानूनी सुरक्षा मिले ताकि उसके साथ कोई धोखा ना हो। तो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई से लेकर कंज्यूमर्स के अधिकारों की लड़ाई तक हमें एक साफ पैटर्न दिखता है।
ये दोनों मूवमेंट्स जो देखने में अलग अलग लगती हैं, हमें डेमोक्रेसी में सोशल चेंज के बारे में एक ही ज़रूरी सबक सिखाती हैं। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे बड़ा सीखने वाला पॉइंट ये है, जब लोग एक कॉमन कॉज के लिए, एक मकसद के लिए एक साथ खड़े होते हैं, चाहे वो सम्मान के लिए हो, इंसाफ के लिए हो, तो वो एक ऐसी कलेक्टिव पावर बनाते हैं जो सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ सकती है, गलत सिस्टम्स को ख़त्म कर सकती है और समाज को पूरी तरह से बदल सकती है। बदलाव सिर्फ पॉसिबल नहीं है, जब लोग मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो बदलाव होकर रहता है। और इसी बात के साथ हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इन मूवमेंट से ये साबित होता है कि आम लोग ही प्रोग्रेस का, तरक्की का असली इंजन है। हमने जो हिस्ट्री अभी डिस्कस की वो सिर्फ बीते हुए कल का एक लेसन नहीं है, ये आज के लिए एक कॉल टू एक्शन है। तो आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल यही है, आप आज अपने आसपास हो रहे किस अन्याय, किस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? छोटा हो या बड़ा, अब किसे चैलेंज करेंगे? सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस लेक्चर को रिवाइज ज़रूर करें। थैंक यू।